आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की सेकंड क्विज लेके आए हैं। इससे पहले भी एक क्विज इसकी हम लाए थे जिसमें भी 20 प्रश्न थे, इसमें भी 20 प्रश्न है। तो कुल मिला के छोटे छोटे 40 प्रश्नों की तैयारी हम इस क्विज के माध्यम से कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं और छोटे प्रश्नों की तैयारी का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम पहले चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद हम क्विज हल करें। तो इस प्रकार के क्विज जितनी भी है विद्यार्थियों, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले चैप्टर पढ़ें, नोट्स हल करें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप क्विज में भाग लें। अभी भी विद्यार्थियों बहुत टाइम है, तो हम अच्छा स्कोर अभी भी कर सकते हैं। डेली का हम यदि एक चैप्टर भी आसानी से पढ़ लें, अच्छी तरह से पढ़ लें, तो वो बहुत हमारा सहायता करेगा, बहुत हेल्पफुल हमारे लिए साबित होगा। तो बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी छोटे प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो क्विज इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न एक एक अंक के हैं, सभी करने अनिवार्य है। यहाँ पे रफ कॉपी और पेन लेकर आपको साथ में बैठना है। क्यों बैठना है विद्यार्थियों? वो इसलिए बैठना है कि कई सवाल यहाँ पे आपको हल करने पड़ेंगे। आप सीधे उनके तुक्के नहीं मार सकते, तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आराम से। यदि आपके पास टाइम है तो ही आप क्विज में भाग लें। यदि आपकी तैयारी ठीक नहीं तो यहाँ पे विद्यार्थियों वीडियो हम डाल देंगे, ताकि यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप अच्छा स्कोर कर सको। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है विद्यार्थियों, जिसके द्वारा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है विद्यार्थियों, उसके द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पे हल करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। इस सेक्शन में आपको पूरे 20 प्रश्न मिलेंगे, सभी आपको करने अनिवार्य है और जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको आराम से हल करके फिर उनका उत्तर देना है। तो जब आपके पास टाइम हो तो ही आप क्विज में भाग लें। x का y में रूपांतरण की द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। यदि x की सांद्रता दो गुना कर दी जाए तो y के निर्माण की दर क्या होगी? यानी x से बनता है y और इसकी कोटि है विद्यार्थियों द्वितीय कोटि है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे r बराबर k और x की पावर लिखेंगे अपने यहाँ पे 2। तो सांद्रता हमने 2 गुना कर दी, तो यहाँ पे विद्यार्थियों हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसको 2x लिखेंगे, इसकी घात 2। तो r का मान क्या होगा? तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों r बराबर 4 हो गया, 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, k और x की पावर हो गई 2। भाग दो विद्यार्थियों, ये 1, ये 2, 2 में 1 का भाग देते हैं, तो ये 2 तो है ही हमारे, इसका हम यहाँ लिखते हैं नीचे। r बराबर ये k है और x की पावर है यहाँ पे 2, तो ये कट जाएंगे विद्यार्थियों। तो r कितना हो जाएगा उसका? 4 गुना, तो 4 गुना उसका वेग बढ़ जाएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास, उसका अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो अर्ध आयुकाल हमारे चैप्टर में 2 ही है, एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है, तो वो इस लिखते हैं T½ बराबर A/2K। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वो इस प्रकार से लिखते हैं A 0.693/K। तो यहाँ पे विद्यार्थियों प्रारंभिक सांद्रता है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोटि में देखो कहीं भी A या R0 नहीं है, तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसका अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखते हैं, अभिकारकों की सांद्रता 2 गुना करने पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग हो जाता है, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि हम n गुना सांद्रता बढ़ाएंगे तो वेग भी n गुना ही बढ़ेगा। यदि हम 3 गुना बढ़ाएंगे तो 3 गुना ही वेग हो जाएगा उसका, तो 2 गुना बढ़ाया तो वेग भी हो जाएगा इसका 2 गुना। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, किसी समय के किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? निश्चित क्षण लिया अपन ने, तो इसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। अभिक्रिया का ताप यदि हम बढ़ा दें विद्यार्थियों 10 डिग्री, तो अभिक्रिया का वेग हो जाता है, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? ये हो जाता है विद्यार्थियों 2 गुना। यदि हम 10 डिग्री तापमान बढ़ाते हैं तो वेग हमेशा हो जाता है उसका 2 गुना।
यहाँ पे देखिए कुछ कथन है आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य, इसको ध्यान से पढ़ा करो लास्ट में। कई बार यहाँ पे नहीं होता है, हम उसको है समझ लेते हैं। यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है? तो 75% पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ का 2 गुना होता है, ये सही है विद्यार्थियों। 90% पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ का 3.3 गुना होता है, ये भी सही है। 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ का 10 गुना होता है, ये भी सही है। इसका ये क्वेश्चन गलत है विद्यार्थियों। इसमें एक मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे मान लो ये हम करते हैं, क्योंकि कई विद्यार्थियों की समस्या आती है, तो एक बार मैं आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पे है 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ का 10 गुना होता है। तो पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे टी हाफ। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम सारा का सारा खेल खेल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो प्रथम कोटि के लिए जो टी हाफ होता है वो होता है 0.693 अपॉन के। अब टी हाफ ज्ञात करना है। टी हाफ तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हमने। एक है टी 99.9 वाला, तो ये कितना होगा विद्यार्थियों देखिए। तो लिखे हम 2.30, समीकरण को सही लिखता हूँ मैं, 2.303 अपॉन के। फिर लिखो यहाँ पे लोग, ऊपर लिखते हैं विद्यार्थियों R0। R0 कितने होगी? R0 का मतलब होता है विद्यार्थियों प्रारंभिक सांद्रता, वो कितनी मानते हैं हम? 100। और R का मतलब अंतिम सांद्रता, वो कितनी होगी? 99.9 घटा दो 100 में से, 100 माइनस 99.9, तो ये बचेगा विद्यार्थियों 0.1। तो ऊपर लिखेंगे हम R0। R0 होता है 100, यहाँ पे 100 है, और R है हमारे पास 0.1। तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों 2.303 अपॉन के लोग। तो यहाँ पे लिख दूं मैं 1000 पूरा। इसको हम इस प्रकार से लिख दें, 10 की पावर 3 लिख दें, तो 3 को यहाँ पे ले आते हैं, लोग 10 का मान 1 होता ही है। तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 3 अपॉन के। तो इसको हम 3 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 3 से इंटू करो 9, फिर 0, फिर 9, और फिर 6, यहाँ पे लगा दो 0.5 के। तो ये आया हमारे पास में टी 99.9% वाला। अब इस समीकरण का यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, टी 99.9 में हम भाग देंगे टी हाफ का। तो पहले टी 99 वाला लिख दो, तो ये है 6.903, 909 है, 909 अपॉन के। अब नीचे लिखेंगे टी हाफ, तो इसको उल्टा करके लिखते हैं टी हाफ को, इस समीकरण को, तो ऊपर आ जाएगा के, नीचे लिखते हैं 0.693। तो यदि हम यहाँ तो कट गया विद्यार्थियों के, तो यदि हम इसका भाग इसमें देंगे तो ये आएगा लगभग 10 के आसपास आएगा। पूरा 10 नहीं आएगा, लेकिन 10 के बराबर आएगा लगभग। तो इसको हम 10 मान लेते हैं कि जो, तो ये हमने विद्यार्थियों ने यहाँ पे सिद्ध करके बताया आपको कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ का 10 गुना होता है। तो इस प्रकार से आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, और ये भी निकाल सकते हो। तो ये तो यहाँ पे गलत है, तो इसको तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम कहते हैं विद्यार्थियों सक्रियण ऊर्जा। औसत ऊर्जा तो वो होती है जो सामान्य अधिकतर अणुओं के पास में होती है। अभिक्रिया के उस वेग को क्या कहेंगे विद्यार्थियों? क्या कहते हैं जब क्रिया कारकों की, ये की है विद्यार्थियों, सांद्रता इकाई हो। जब सभी क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई होती है तो वेग को हम कहते हैं वेग स्थिरांक। अगला देखते हैं, एक अभिक्रिया में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सांद्रता हमने दुगनी कर दी परंतु वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो कोटि क्या होगी? वो होगी शून्य। शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों की सांद्रता हम कितनी भी बढ़ा दें, वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रथम कोटि रासायनिक ये अभिक्रिया को 99.9 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का कितना होता है? 10 गुना। ये अभी मैंने आपको बताया था पहले। एक द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास में है,
अभिकारकों की सांद्रता हम 1/2 यानी आधी कर दे तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि हम 1/2 की घात लगाएंगे 2 तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एथिन का हाइड्रोजनीकरण किस कोटि की अभिक्रिया है? तो विद्यार्थियों ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पे हाइड्रोजन की सांद्रता पर इसका वेग निर्भर नहीं करता है। एथिल एसीटेट का क्षारीय जल अपघटन। एथिल एसीटेट का क्षारीय जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? तो यह है विद्यार्थियों द्वितीय कोटि की। यदि यहाँ पे अम्लीय होता, समझो इस बात को, यदि यहाँ पे अम्लीय होता तो फिर इसकी कोटि होती 1, लेकिन क्षारीय जल अपघटन है तो इसकी कोटि होगी 2। सवाल को पहले ढंग से पढ़ना जरूरी है, जल्दबाजी में आंसर हमें नहीं देना चाहिए। अभिक्रिया की कोटि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन कौन सा है वो देखना है। कोटि का कोई मात्रक नहीं होता, सही है। कोटि का मान 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ये भी सही है। समीकरण को देखकर कोटि निर्धारित नहीं की जा सकती, ये भी सही है। ये एक गलत है विद्यार्थियों। कोटि एक सैद्धांतिक मान नहीं होता है, कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान 0.0693 मिनट है, तो के का मान क्या होगा? तो विद्यार्थियों इसको इस प्रकार से लिख दें हम 0.693 अपॉन टी हाफ लिखेंगे तो टी हाफ का मान लिख तो 0.0693। तो विद्यार्थी ये कट जाएगा 10 बार, और तो यहाँ पे समय की यूनिट है हमारे पास मिनट, तो यहाँ पे लिख देंगे मिनट इनवर्स। तो ये इसका सही आंसर है। एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? हम कहते हैं औसत वेग। समय अंतराल के लिए कहते हैं यहाँ पे औसत वेग। जटिल अभिक्रियाओं के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कौन सा है वो देखना है। तो ये विद्यार्थी यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, और यहाँ पे ये भी सही है, सारे कथन इसमें सही है। अभिकारकों की सांद्रता 4 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो विद्यार्थी इसको मैं निकाल के आपको बता देता हूँ, निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो इसको हम करके देख लेते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास x से बनता है y, तो r इसके लिए इस प्रकार से लिखेंगे, r बराबर k, और x की पावर लिखेंगे हम n। n हमें ज्ञात करना है, n क्या है। फिर यहाँ पे देखिए सांद्रता हमने 4 गुना कर दी तो वेग हो गया इसका दुगना, तो ये समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 2 को इस प्रकार से लिखेंगे, r कितना गुना हो गया? 2 गुना, तो बराबर k, और x की सांद्रता बढ़ा दी हमने 4 गुना, तो 4x लिखेंगे, इसको पावर लगा देंगे इसकी n। इसको मैं पहले से ही खोल के लिख देता हूँ यहाँ पे। 4 को और x को अलग अलग कर लो, तो इंटू 4 की पावर भी n है, और इंटू जो x है उसकी पावर भी n है, ये n है। अब 2 में 1 का भाग देंगे, ये समीकरण 2 है, इसमें हम 1 का भाग देते हैं, तो k, और यहाँ पे x की पावर क्या है? n। तो ये कट गया, 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 ये कट गया यहाँ पे, तो क्या बचा? 2 बराबर 4n। हमें बेस को बराबर करना है, तो 2 बराबर हम लिख देते हैं 2 की घात 2, 4 को लिख देंगे 2 की घात 2, 2 का स्क्वायर, और n तो पहले से ही घात है, तो यहाँ पे घात कितनी है? 1। विद्यार्थी यदि बेस बराबर है तो घातें भी बराबर होगी यहाँ पे इनकी, तो उनको लिख देते हैं इस प्रकार से। तो 1 बराबर 2n हुआ, तो 2 को इधर लिया हो तो n बराबर हो जाएगा 1/2। इसी कोटि जाएगी विद्यार्थियों 1/2। 10 के ताप के अंतर पर दर वेग स्थिरांकों के अनुपात को हम कहते हैं ताप गुणांक। एक और प्रश्न है लास्ट। यदि विद्यार्थी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता 2 हो या अधिक हो परंतु कोटि का मान 1 हो, क्या कहलाती है? वो कहलाती है छद्म एकाणु अभिक्रिया। तो इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे विद्यार्थी हम करेंगे सबमिट। सबमिट करने पर विद्यार्थी यहाँ पे वी स्कोर का ऑप्शन है, हम यहाँ से हमारा स्कोर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, और आप देख सकते हो कि कौन कौन से आपके सही हैं, कौन कौन से आपके गलत है।
पर मेरा निवेदन यह है कि आप अच्छी तरह से तैयारी करें, उसके बाद ही क्विज में भाग लें। तो वी स्कोर पे क्लिक करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे 20 में से 20 सही है और नीचे जाने पर सारे क्वेश्चन हमें ग्रीन कलर में दिखाई देंगे। देखिए, यदि यहाँ पे कोई क्वेश्चन होता है विद्यार्थियों गलत हो, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमें रेड कलर में दिखाई देता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।